हेलो स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट बनाने जा रहे हैं। इससे पहले हम 2 पार्ट बना चुके हैं और थर्ड पार्ट है वो 3.1 टॉपिक से ही स्टार्ट होता है, जिसमें हमारे एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी आता है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ है। तो यह हमारा एक वो क्वेश्चन आता है आगे, जो लाइन दी गई है, राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार अहम भूमिका निभाई है, किस प्रकार अपना योगदान है वो दिया है। तो हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन रहेगा ये, जिसके विषय में बात की गई है, और उसका क्वेश्चन का आंसर यहीं से हमारा रहेगा। ये वो क्वेश्चन रहेगा जिसके विषय में बात की गई है, और इस क्वेश्चन का आंसर इस कंप्लीट 3.1 में ही हमारा रहेगा। ये कंप्लीट टॉपिक यहाँ रहेगा उस क्वेश्चन के आंसर के तौर पे। इसने आगे बात की है कि किस प्रकार जो अपनी भूमिका निभाती है, कौन निभाती है, संस्कृति किस प्रकार से भूमिका निभाई है, उसके विषय में बात आती है आगे। कला, काव्य, कहानियाँ, किस्सों और संगीत में राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने में, व्यक्त करने में सहयोग दिया। आइए हम रूमानीवादी को देखें, जो एक ऐसी संस्कृति आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता है। आमतौर पर रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान की महिमा मंडल की आलोचना की है। यहाँ एक चित्र दिया गया है और चित्र में बात आती है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है कई बार, कि यूजिन द्रेलाकोवा कौन थे। यूजिन द्रेलाकोवा के विषय में पूछी गई है। यूजिन द्रेलाकोवा एक फ्रांसीसी रूमानी चित्रकार रहते हैं, जो यहाँ दिया गया है, यही उसके विषय में बात आता है। और रूमानी चित्रकार ये एक रहस्य में जो घटनाएं हैं उनके बारे में लिखते हैं। ये जो साइंस के फैक्ट होते हैं, जो विचार होते हैं, उन विचारों को नहीं मानते। इनकी स्वयं की अपनी एक विचारधारा होती है। अगर साइंस किसी प्रकार का कोई कार्य करती है तो उस पे ये कहते हैं कि इन्हें समाप्त करने की बात है, वो की जा रही है। तो ऐसे रूमानीवादी जो लोग होते हैं, जो इस तरह के विचार रखते हैं, उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा संस्कृति अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। क्या कहते हैं, एक साझा संस्कृतियों। हमने स्टार्टिंग में भी राष्ट्रवाद के जो विचार पढ़े थे, वहाँ पर भी बात कही गई थी कि एक ही धर्म, एक ही समुदाय, एक ही संस्कृति, एक ही भाषा के लोग वहाँ नहीं होने चाहिए। साझा संस्कृति के लोग वहाँ हो, सभी धर्मों के हों। तो उस साझा संस्कृति की बात यहाँ की गई है। और आगे बात करता है, इसलिए लोक संस्कृति ने इन सब रूपों को एकत्रित और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजनाओं के लिए आवश्यक था। क्या कहना चाहता है लोक संस्कृति? लोक संस्कृति आप जानते हो, जो कहानी और किस्से किताबों में नहीं लिखे गए हैं, वो लोगों की जुबानों पर लिखे गए हैं, वहाँ से हमें जानकारी मिलती हैं। वो बातें हमें किताबों में नहीं देखने को मिलती, वो बातें हमें सिर्फ लोगों से सुनने को मिलती हैं। ऐसे लोकगीत होते हैं। आज की हम अपनी संस्कृति की बात करें, आज के समय में जो गीत आज वो लिखित रूप में हैं, हम अपनी माताओं से या फिर अपनी दादी हैं उनसे कुछ ऐसे गीत सुनते हैं, आए हैं आज तक। किसी भी संगीत कार्यक्रम में अगर हम उपस्थित होते हैं, विवाह शादी के दौरान होते हैं, तो ऐसे गीत हमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान हमें देखने को मिलते हैं, जो पहले नहीं लिखे गए थे, लेकिन उन्हें आज एक नया रूप दिया गया है। नए संगीत के साथ वो गाए गए हैं। वो पहले उनका एक संग्रह किया गया है, उन्हें कलेक्ट किया गया है, इकट्ठा किया गया है, और फिर उन्हें जो कहे एक नए संस्कृति का रूप है वो दिया गया है। यहाँ ये बात कहना चाहता है, स्थानीय बोलियों पर बल
और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्रित करने का उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावना को वापस लाना नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना था। आगे अगर हम बात करें तो इसमें जिसने अधिकांश निरक्षर थे, जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तो उन्हें कैसे समझाया जा सकता है, उनमें कैसे राष्ट्रवाद जो क्या है विकसित किया जा सकता है। उनमें सिर्फ गीतों के जरिए मौखिक तौर पे उन्हें बताकर ही उनमें राष्ट्रीय भावना का विकास किया जा सकता है, या फिर उनके पास जो संदेश पहुंचाए जा सकते हैं, जिनमें से अधिकांश निरक्षर थे। आमतौर यह खास तौर पर पोलैंड पर लागू होता है, जिसका 18वीं सदी के अंत में रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों ने विभाजन कर दिया था। यद्यपि पोलैंड अब स्वतंत्र भू क्षेत्र नहीं था, अपितु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई। मसलन कैरोल कुर्पिस्की में राष्ट्रीय संघर्ष का अपना ओपेरा और संगीत के गुणगान किया, और पोलेनेस और माजुर्का जैसे लोक नृत्यों में राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में अहम भूमिका निभाई है, कि भाषा किस प्रकार राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय विकास में अपनी भूमिका निभा पाती है। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों में बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को हर जगह लादा गया। रूस ने जिस क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ था, हम पोलैंड की बात यहाँ हो रही है, तो वहाँ पे पोलिश भाषा जो बोली जाती थी, तो जिस भाग पे रूस ने कब्जा किया तो वहाँ रूसी भाषा को ज़बरदस्ती से उन पर लादा गया और पोलिश भाषा को वहाँ से हटा दिया गया। 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ, जिसमें आखिरकार कुचल दिया गया। मतलब रूस को वहाँ से हटाने के लिए पोलैंड के नागरिकों ने एक विद्रोह किया और रूस ने उस विद्रोह को दबा दिया है यहाँ पे। इसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को एक हथियार बनाया। चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश का इस्तेमाल हुआ। इसका नतीजा हुआ कि बड़ी संख्या में पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया गया, क्योंकि पादरी ही जो क्या उस समय शिक्षा देने का कार्य है वो करते थे, और वो लोगों को पोलिश भाषा जो क्या सिखा रहे थे। इस वजह से उन्हें जो क्या है जेलों में डाला गया है। यहाँ पे रूसी अधिकारियों ने उन्हें सज़ा देते हुए साइबेरिया भेज दिया, क्योंकि उन्होंने रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार कर दिया था। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। तो यहाँ आकर जो क्या है उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ ख़त्म हो जाता है। एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन के दो पार्ट बन जाते हैं, एक भाषा के तौर पे और एक लोक साहित्य के तौर पे, रोमानीवादी विचारधारा के तौर पे। तो यहाँ पे ग्रीम फेरी टेल्स, ग्रीम बंधुओं की बात की गई है। जो मैंने बात की थी उस से पहले, अभी थोड़ी देर पहले, कि इन्होंने उन लोकगीतों को, उस संग्रह को गांव-गांव जाकर इकट्ठा किया है और उन्हें एक संगीत का नया आयाम दिया है। तो ये वो ग्रीम बंधु रहे हैं जिन्होंने उस लोक संस्कृति को जीवित रखने में, राष्ट्रवाद की भावना को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। आगे अगर हम बात करें तो कुछ और कठिनाइयाँ हैं और विद्रोह हैं यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। भूख से रिलेटेड एक विद्रोह हमने 9th क्लास में भी देखा था, अगर आपको याद होगा, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार चला हुआ था 1914 से 1918। तो रूस में एक क्रांति हुई थी 1917 में, रूसी क्रांति के नाम से जाना गया था। वो इसी का नतीजा थी, क्योंकि उस समय रूस जो क्या है अपने देश के नागरिकों को भोजन उपलब्ध कराने की बजाय सैनिकों को भोजन है वो उपलब्ध करा रहा था। तो रूस की जनता ने वो विद्रोह किया था और वो उस भूख की वजह से ही विद्रोह हुआ था। तो ऐसे ही विद्रोह यहाँ इस तरह के दिखाए गए हैं। अगर जिनकी बात हम करें, 1830 का दशक यूरोप में भारी कठिनाइयाँ लेकर आया। 19वीं सदी के प्रथम भाग में यूरोप में जनसंख्या में ज़बरदस्त वृद्धि हुई। अगर जनसंख्या में वृद्धि होती है तो हम जानते हैं इस बात को कि जनसंख्या में वृद्धि के साथ जो क्या है हमें ज़्यादा अनाज है वो उत्पादन करना पड़ेगा। उनकी जो ज़रूरत की वस्तुएं हैं रोज़मर्रा की वो उन्हें उपलब्ध करवानी पड़ेंगी, और वो उपलब्ध कराने में जो क्या है कठिनाइयों का जो सामना है वो करना पड़ेगा। तो रोज़गार हम नहीं दे पाएंगे लोगों को, तो भूख की वजह से जो क्या है वो विरोध करेंगे उस शासन व्यवस्था का जो उस समय काम कर रही है। ज़्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद उपलब्ध रोजगार से अधिक थी। ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त आबादी शहरों में
जाकर भीड़ में से भरी गरीब बस्तियों में रहने लगी। नगरों में लघु उत्पादों को अक्सर इंग्लैंड के आयातित मशीन से बने सस्ते कपड़ों की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता था। यह एक बात इसने कही है। और बात आती है, इंग्लैंड में औद्योगिकरण आ चुका है। औद्योगिकरण आने की वजह से जो क्या है, वस्तुओं का उत्पादन है ज़्यादा मात्रा में होने लगा है और मशीनों से बना हुआ जो वस्त्र है वो सस्ता है और उसका मुकाबला करने में असमर्थ है यहाँ पे यूरोप के देश। आगे बात करते हैं, इंग्लैंड में औद्योगिकरण का स्तर महाद्वीप से ऊंचा था। और जहां बात आती, सबसे पहले इंग्लैंड में ही औद्योगिकरण आया है पूरी दुनिया में। महाद्वीपों को यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग में ज़्यादा झेलनी पड़ी रही थी, क्योंकि उनका उत्पादन मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों में होता था। केवल आंशिक और से मशीनीकृत था। यूरोप के उन इलाकों में जहां कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, कृषक सामंती शुल्क और जमींदारियों को बोझ तले दबे थे। खाने पीने की चीज़ों के मूल्य बढ़ने लगे या किसी वर्ष फसल के खराब हो जाने के कारण शहरों और गांव में जो क्या है गरीबी है वो हमें देखने को मिलती है। जो फसलें वो ख़राब हो जाती हैं युद्धों के कारण भी, और जो प्रकृति के कारण भी जो क्या है वो फसलें वो ख़राब हो जाती हैं। उनके विषय में यहाँ बात की गई है। दूसरी बात यहाँ अगर आती है तो जिनका अगर हम जिक्र करते हैं फिर आगे 1848 में ऐसा ही एक वर्ष था। खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़कों पर उतराए, जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को भागने पर मजबूर किया गया। राष्ट्रीय सभा ने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया गया और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने हैं वो स्थापित किए गए। इससे पहले 1845 में सिलेसियो में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया जो उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे, परंतु बहुत कम दाम देते थे। तो ये समस्याएं यहाँ देखने को मिली हैं कि कम दाम के कारण जो क्या है उन्हें काम भी करना पड़ता था और अपने सामान का उन्हें निर्यात करना पड़ता था। आगे बात करें, 4 जून को दोपहर 2 बजे बुनकरों की एक भीड़ अपने घरों से निकली और 2 कतारों में चलते हुए ठेकेदारों की कोठी पहुंची। ज़्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे। उनके साथ कभी घृणा का व्यवहार किया गया तो कभी धमकियां दी गई। इसके बाद भीड़ घर से ज़बरदस्ती घुसाई और चमचमाती खिड़कियां, फर्नीचर और चीनी मिट्टी की बनी नफीस चीज़ें तोड़ दी। नफीस चीज़ों की बात होती है, बहुत जो कीमती वस्तुएं हैं उन्हें तोड़ दिया गया। और फिर ठेकेदार है जो अपने परिवार के साथ पड़ोस के गांव में भाग जाता है। 24 घंटे बाद सेना को बुलाकर उसकी मदद से वापस लौटता है। यहाँ बात की गई है। उसके बाद एक बात आती है, फिर उदारवादियों की क्रांतियों की बात आती है। उदारवादियों की क्रांतियों में हमारे सामने एक प्रमुख जो पॉइंट है, घटना दी गई है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो सेकंड पैसेज में जर्मनी इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट संसद पर नोट लिखे। यहाँ ये क्वेश्चन आएगा फ्रैंकफर्ट शहर पर कि इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक नई जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला किया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित की गई। उन्होंने जर्मन राष्ट्र के एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसकी मदद से अधीन रहना था। तो यहाँ इसके विषय में बात की गई है, फ्रैंकफर्ट संसद के विषय में। आगे जो पार्ट हमारा रहेगा 4th पार्ट, उसमें हम आगे वीडियो बनाएंगे, क्योंकि 15 मिनट से ज़्यादा की कोई वीडियो है वो फ़ोन से अपलोड नहीं हो पाती है। इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक इसको सोल्व नहीं किया जा सकता। ओके, धन्यवाद आपका।